हेलो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर राज किया, किस तरीके से राज किया, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग एनडीए सीडीएस का जो सिलेबस है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो जो सिलेबस जो है यूपीएससी ने जो मेंशन किया है, एनडीए और सीडीएस का जो सिलेबस है उसके अंदर दे रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर दे रखा है। जो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो सिर्फ इंडिया दे रखा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग जो तुम्हारा ट्रेंड है, यूपीएससी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है सीडीएस के अंदर पूछे जाते हैं और 8 से 10 क्वेश्चन ही एनडीए के अंदर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेंड बना है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंशिएंट की बात करें या मिडाइवल की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे से कम पूछे जाते हैं। तो हमें जो मोस्ट फोकस जो करना है, किस पे करना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपको सिलेबस में दे रखा है, तो यहाँ पे कहाँ से शुरुआत होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और कहाँ तक हमें पढ़ना है ये देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार ट्रेंड देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर का एनालिसिस क्या है। तो एनडीए और सीडीएस के पेपर का जो प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस है, मैंने इस टेबल में शो किया है आप लोगों को। तो इसमें दिख रहा होगा कि आपको 2015 से लेके 2019 तक का जो एनडीए का पेपर का ट्रेंड एनालिसिस है, एनडीए के पेपर में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। अगर 15 से लेके 19 तक की बात करें तो 8, 9 या 10 क्वेश्चन के अराउंड आपसे पूछे जाते हैं, मॉडर्न से कवर होते हैं। और अगर सीडीएस की बात करें तो सीडीएस के अंदर जो मॉडर्न से कवरेज एरिया है, ग्राफ में मैंने दिखाया आप लोगों को, हर एक सब्जेक्ट का कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके अंदर मेंशन किया है। तो उसमें लगभग 11% के अराउंड जो क्या है क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। सो ये जो बेसिक जो मेजर पार्ट जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो कवर करती है, हिस्ट्री का मेजर पोर्शन, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली देखो, शुरुआत जो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो शुरुआत कैसे हुई। तो व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन। अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन क्या है, तो व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन बच्चों, बताएंगे आप लोग। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में। तो मॉडर्नाइजेशन शुरुआत कहाँ से हुई, मॉडर्न आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ आए, सबके अलग अलग विचार आए। क्योंकि पहले जो था, पहले किंगडम चलता था, राजा ने जो कह दिया वही होता था, राजा जैसा कहेगा वैसा चलेगा, उन्होंने जो डिसाइड कर दिया वो सही है, चाहे वो गलत हो सही हो, उसमें किसी की इक्वलिटी या किसी की बात नहीं होती थी, बराबरी की बात नहीं होती थी, किसके पास पैसा होना चाहिए किसके पास नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं थी पहले। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन की बात हुई तो ये सारे आइडियाज़ जो मॉडर्न आइडियाज़ से बन के मॉडर्नाइजेशन बना है, तो उसके अंदर इक्वलिटी की बात हुई, फ्रेटर्निटी की बात हुई, डेमोक्रेसी की बात हुई, ये सारी चीज़ें मॉडर्नाइजेशन में आई। सो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया, इंडिया को जीता, किस तरीके से जीता, और जो फ्रीडम स्ट्रगल जो हुई, फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई वो कैसे हुई। देखो, ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, उन्होंने क्या किया, दुगना लगान चालू कर दिया। लगान तो देते थे पहले भी राजा के टाइम में, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, लगान को बढ़ा दिया, दुगना लगान दे दिया। तो यहाँ से फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत होती है। और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, इंडियन नेशनल मूवमेंट से पहले उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की इंडिया में आने के लिए, तो उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों से जाने से पहले। लेकिन इंडिया के अंदर आने से पहले ब्रिटिशर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो पहले नहीं थे जो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले थे, उनसे पहले भी काफ़ी लोग आ चुके थे हिंदुस्तान में। तो उस और हिंदुस्तान के भी राजा होते थे। लगभग हिंदुस्तान की अगर बात करें, इंडिया के अंदर 565 रियासतें थी, और अगर छोटे छोटे सूबों की बात करें तो वो बहुत सारी रियासतें थी। तो उन सब को हराना बहुत ही मुश्किल था। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो वो एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसने 200 साल तक पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया है। सो ऐसे राज नहीं कर सकते थे वो लोग। तो उन्होंने यहाँ पे आके ऑब्जर्व किया कि किस तरीके की स्ट्रेटजी वो लोग फॉलो कर सकते हैं। और बहुत सारी यूरोपियन पावर्स भी थी जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स से पहले ट्रेड करती थी, ट्रेड करते थे वो लोग। पुर्तगीज आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे वो लोग, और डच भी थे, फ्रेंच भी थे, काफ़ी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो ब्रिटिशर्स से पहले आ चुके थे। तो वो उनको इंडिया के अंदर आने से पहले इंडियन प्रिंसली जो इंडिया के राजा थे उनको हटाना था।
इंडिया के जो राजा थे उनको हटाना था, और जो भी यूरोपियन पावर्स थी उनको सप्रेस करना था, उनको भी हटाना था। ये चैलेंजेस थे उनके सामने, जो उन्होंने किस तरीके से इंडिया के अंदर ये चैलेंजेस किए। तो क्या क्या मेथड्स उन्होंने ऑप्ट किए इसको जीतने के लिए, कि इंग्लिश जो थे उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की कि हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे इंडिया के अंदर वो राज कर सके। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, बेसिक अगर स्ट्रेटजी अगर हम देखें, की पॉइंट्स को अगर देखें, तो वो लोग क्या करते थे, पहले सबसे पहले लड़ाई करते। लड़ाई करने के बाद, मैंने लड़ाई की फ़ोटो डाली है इसके अंदर, वो अंग्रेज और दूसरे राजाओं की लड़ाई होती रहती है। लेकिन उसके बाद क्या करते थे, वो लड़ाई होने के बाद ऐसा नहीं है कि उनके लेने देने आपस में रिश्ते ख़त्म हो जाते थे, फिर वो ट्रीटी करते थे, राजा से रिश्ता बनाते थे कि भाई तुम ये फॉलो करो। उसमें उनके लिए कंडीशंस रख देते थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलाइंसेस लगा के उनको थोड़ा बाउंड कर देते थे, और वो उनको थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश करते थे ट्रीटी में, ताकि वो लोग दूसरे जब जब भी सेकेंड टाइम जो अटैक करें तो उनको वो ईजिली हरा सकें। तो ये उनकी पॉलिसीज़ होती थी, पहले वार करते थे, फिर ट्रीटी करते, फिर ट्रीटी को क्या करते, ब्रेक कर देते थे, ब्रेक करने के बाद फिर से वार करते थे। सेकंड जब वार करते थे तो रीइंफोर्स करते थे, अपनी आर्मी को दोबारा से तैयार करते थे, हमारे ही लोगों को तैयार करके वो लोग हमारे ऊपर अटैक करते थे। ये उनकी स्ट्रेटजी रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर राज किया। तो देखिए ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया, किस तरीके से जीता है सबको। तो यूरोपियन पावर्स जो आई थी पहले इंडिया के अंदर, तो उनको किस तरीके से सप्रेस किया। तो हम बात करते हैं, ये यूरोपियन पावर्स जो है, पोर्तुगीज़ आए, फ्रेंच, फिर डच, और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स जो आए थे। ये फ्रेंच पोर्तुगीज़ में बात करें तो सबसे पहले वास्को डी गामा, मतलब फेमस पर्सनालिटी जो थे पहले, ये महानुभाव आए थे। और उसके बाद लॉर्ड डुप्ले, जो फ्रेंच, ये जो मैंने फ़ोटो दिखा ये लॉर्ड डुप्ले की है। डच के अंदर मेरे को कोई फेमस पर्सनालिटी का नाम नहीं पता था, सो मैंने डाल दिया है। और ब्रिटिश में बहुत सारे लोग थे जो फेमस थे। सो सबसे पहले हम लेते हैं पुर्तगीज़ को। पुर्तगीज जो आए थे समुद्र के रास्ते, सबसे पहले समुद्र का रास्ता इन्होंने ढूंढा। इंडिया का रास्ता जो है, हिंदुस्तान का जो रास्ता, सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, इन्होंने पुर्तगीज़ ने ढूंढा, और इन्होंने अपनी कंट्री में वापस जाके इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि वो इतने प्रोस्परस हैं, रिच हैं, और उनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो लोग अट्रैक्ट हुए इधर आने के लिए। तो 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आए। वास्को डिगामा आए कहाँ पे, कालीकट में आए। देखो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं बहुत सारे, और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो कालीकट के राजा थे जैमोरिन, उन्होंने उनका स्वागत किया, और कालीकट के राजा ने उनको परमिशन दे दी ट्रेड करने की, और वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में फैक्ट्री सेटअप करने की। क्योंकि देखो ये लोगों की प्लानिंग होती थी, स्ट्रैटेजी होती थी कि किस तरीके से हमको अपना वर्चस्व वहाँ जमाना। तो धीरे धीरे ये लोग एंट्री करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि भाई उनसे परमिशन ले ली, उन्होंने स्पाइसेस की ट्रेड करने की परमिशन ले ली, और वहाँ पे कोस्टल एरियाज़ में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए भी परमिशन ले ली। तो उन्होंने, जो कालीकट के राजा थे जैमोरिन, उन्होंने उनको परमिशन दे दी। जहाँ जहाँ उनका राज था वहाँ वहाँ वो थोड़ी थोड़ी हरकतें करने लग गए, और अपना ट्रेड का काम था वो शुरू कर दिया उन्होंने। तो इंडिया के अंदर धीरे धीरे पुर्तगीज़ जो थे, जैमोरिन का जहाँ जहाँ शासन था वहाँ वहाँ उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। कुछ जगह पे उन्होंने फैक्ट्री भी लगाना शुरू कर दिया। 1510 में उन्होंने क्या किया, अपना एक बेस बनाया गोवा के अंदर। वहाँ के जो राजा थे, बीजापुर सुल्तान ऑफ बीजापुर जिनको बोला जाता है, उन राजा को हरा के उन्होंने अपना गोवा में बेस बना लिया। क्योंकि उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं डेरा जमाना पड़ता है ना, तो ट्रेड तो करते रहेंगे लेकिन वहाँ पे कहीं रहने के लिए ठिकाना होना चाहिए। तो एक अच्छी सी जगह उन्होंने चुनी। तो बीजापुर के राजा को हरा के उन्होंने 1510 में अपना एक सेटअप बना लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, व्यापार करते थे, व्यापार करने लगे। तो उन्होंने दो चीज़ें लगा दी, फेटोरियस और कार्टजे सिस्टम लगा दिया। ये क्या थे, फेटोरियस और कार्टजे सिस्टम, अपने ट्रेड को कंसोलिडेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पैसा व्यापार बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सिस्टम लगा दिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ ये मैं बता देता हूँ। कार्टेज और फेटोरियस क्या है। तो जो कार्टेज सिस्टम था वो क्या करते थे कि जो शिप्स जो आती थी अरेबियन सी में, जितने भी शिप्स आते थे उनको वो पास देते थे कि तुम ही लोग ट्रेड कर सकते हो, तुम ही लोग आने जाने की परमिशन है, उन्हीं को परमिशन है कार्टेज सिस्टम के थ्रू। तो वो पास देते थे शिप्स को, और वही लोग उनको परमिशन देते थे, वही लोग वो वहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, कि वही लोग वहाँ पे आएंगे, व्यापार कर सकते हैं, सामान आना ले जाना कर सकते हैं।
फेटोरियस क्या था, वो एंट्री फीस लगाते थे कि वहाँ पे व्यापार करने के लिए एंट्री फीस लगती थी कि तुम लोग यहाँ पे आए हो, व्यापार कर रहे हो, तो व्यापार करने के लिए तुम्हें एंट्री फीस देनी पड़ेगी। अगर कोई एंट्री फीस नहीं देता था तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे अपनी शिप्स को लगा देते थे उनके सामने और उनको रोक लेते थे। एक बार उनको देते थे कि परमिशन की भाई तुम लोग पैसा दो, देन हम तुमको अपना सामान उतारने देंगे या व्यापार करने देंगे। अगर कोई नहीं मानता था तो वो अपना अटैक कर देते थे, गोलियां धाम 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 अपनी तोपें होती थी उनके पास, तो वो अपना तैनात रहते थे। तो उन्होंने अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया था। सो उसके बाद क्या था, 1612 में बैटल ऑफ स्वेले हुई। किसके बीच में? ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज़ के बीच में हुई, जिसमें पोर्तुगीज़ हार गए। तो पोर्तुगीज़ हार गए, यहाँ पे पोर्तुगीज़ का एंड हो गया था और वो कन्फाइंड हो गए थे दमन दीव और गोवा के अंदर ही वो कन्फाइंड हो गए थे। तो जो पोर्तुगीज आए, इन्होंने, इनका मेन कंट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर क्या था? हम लोग अंग्रेज से आने से पहले ये पोर्तुगीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया के अंदर, ये क्या क्या लेके आए ब्रोड टू इंडिया? तो इन्होंने क्या, टोमेटो, टोबैको, पोटैटोज़, चिल्लीज़, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने इंडिया के अंदर लेके आए और यहाँ पे उन्होंने डेवलप की और यहाँ पे उनका व्यापार करना शुरू किया था। सो यहाँ पे एंड ऑफ द पोर्तुगीज़ का हो गया था। और जो पुर्तगीज़ का जो पाथ हम बताते हैं किस रूट के थ्रू जो आए, ये जो आने वाला रास्ता था उनका थोड़ा लंबा रह गया। एक बार आके वो यहाँ पे आके केप ऑफ गुड होप तक आए थे, लेकिन यहाँ से आके फिर वापस चले गए थे। ये जो पुर्तगाल जो दिखा रखा है छोटा सा मैप में जो है, ये कंट्री जो है पुर्तगाल है। तो यहाँ से पुर्तगीज जो आए, फिर ये इन्होंने ये वाला रूट फॉलो किया केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया के अंदर 1498 के अंदर कालीकट के अंदर ये पहुँच गए थे। तो वापस जाने का रूट है जो रोटिल लाइन है, ये जो छोटा रास्ता, क्योंकि बाद में तो इनको पता लग गया कि कहाँ से हम लोग जा सकते हैं, तो इन्होंने छोटा रास्ता ले लिया था। तो इसके बाद की बात बच्चों, डच आए। सो डच जो आए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने 1602 में आए थे वो लोग, और उन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 में अपनी फैक्ट्री बनाई और 1616 में सूरत में फैक्ट्री बनाई। ये दो जगह जो थी, सूरत और मसूलीपट्टनम, ये कॉमन जगह थी, हर कोई आया यहाँ पे, इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई क्योंकि यहीं से व्यापार चलते थे, ये कॉमन प्लेसेस थे। सो डच ने इन्होंने रिप्लेस किया इनको, पोर्तुगीज़ को, द मोस्ट डोमिनेंट पावर जो थी यूरोपियन रूलर्स की, क्योंकि सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए थे, उन्होंने ही अपना व्यापार करना शुरू किया था। और जो थे इसके बाद जो थे, इन्होंने यूरोपियंस को, पोर्तुगीज़ को ख़त्म करके ईस्ट में अपना वर्चस्व जमा लिया था। इंडिया के अंदर इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था और बड़े पैमाने पे ये व्यापार करने लग गए थे। लेकिन 1759 में ब्रिटिश के साथ, अंग्रेज़ों के साथ इनकी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बेडारा। बैटल ऑफ बेडारा में इनकी बहुत बुरी हार हुई। बैटल ऑफ बेडारा में कहते हैं कि इन डच का बहुत बुरी हार हुई और यहाँ से इनको खदेड़ दिया गया। फिर ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं उन्हीं पे समात्रा हुआ, इंडोनेशिया हुआ, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, इनके ऊपर इनका दबदबा देखा जाता है। बाकी उस समय पे इंडिया के अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था, बस इन छोटे छोटे आइलैंड में ही इनका दबदबा देखा जाता है। अब करते हैं इंग्लिश की। ब्रिटिशर्स जो आए इंडिया के अंदर 1599 में, जॉन मिडलहन इंडिया के अंदर आए थे, लैंड रूट के थ्रू आए थे। तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट पास किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, कि व्यापार करने के लिए एक चार्टर एक्ट मिला था कि जब ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो राइट टू कैरी ट्रेड विद ऑल कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो मैंने आपको बताई, जो अगर हम बात करते हैं केप ऑफ गुड होप की, तो ये जो है, ये जगह है जो केप ऑफ गुड होप, इसके जो ईस्टर्न साइड में जितने भी कंट्रीज़ थे उनमें व्यापार करने की, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए परमिशन दे दी गई थी और उन्हीं के लिए भी ये व्यापार करने की परमिशन थी। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस उन्होंने लगाई थी, बाउंडेशंस लगाई थी कि यही लोग व्यापार कर सकते थे। सो केप ऑफ गुड होप जो है, उसके पूर्वोत्तर में जितने भी कंट्रीज आते थे वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना चार्टर एक्ट के थ्रू वो ट्रेड करते थे और उनकी मोनोपोली थी उस ड्यूरेशन में। अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा 1813 में जो चार्टर एक्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है तो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें बहुत सारी जो ट्रेड की जो मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज़ों की, वो पॉलिसीज़ को हटा दिया गया था। बट फिर भी उसमें भी कुछ मोनोपोली इनकी रहती है।
लेकिन 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें फ्री ट्रेड की पॉलिसी ले आए थे। यहाँ पे कंप्लीट मोनोपोली जो थी ब्रिटिशर्स की, जो अंग्रेज़ों की व्यापार करने की, जो ट्रेड करने की, जो उसके थ्री वो फ्री कर दिया गया था, एकदम कंप्लीट हटा। तो यहाँ पे उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं मुगल एम्परर के जहांगीर की कोर्ट में। देखो, उनको पता नहीं था कि हिंदुस्तान के राजाओं के सामने किस तरीके से पेश होना होता है। और पुर्तगाली जो थे वहाँ पे पहले से बसे हुए थे और वो नहीं आने नहीं देना चाहते थे कोई भी और कंट्री आए उनका ट्रेड व्यापार को बांटे। तो उन्होंने उनके कान भरना शुरू कर दिया। तो वो कहते थे, बॉस ये लोग हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, अगर यही हमारे पास आएंगे तो हमारी मोनोपोली जो है, उनको पता था कि पुर्तगाली जो थी उनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी और उनका व्यापार में बंटवारा होगा, तो वो नहीं चाहते थे कि वहाँ आए। तो उन्होंने उनका कान भरना शुरू कर दिया था। और वो कुछ गिफ्ट्स भी लेके आए थे जहांगीर की कोर्ट में कि भाई वो उनको जानते नहीं थे किस तरीके से उनके सामने पेश आना है, राजा के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो वो एक सिंपल तरीके से आए थे और वहाँ पे पहली बार में उन्होंने, जहांगीर ने मना कर दिया क्योंकि भाई उधर से पुर्तगाली कान भर रहा है। तो फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो कुछ और गिफ्ट्स लेके आते हैं, थोड़ी सी कि उनको खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वो कुछ और फरमान लेके आते हैं। तो उसके बाद जहांगीर ने 1609 में एक फरमान इशू किया, सूरत के अंदर फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इनको परमिशन दे दी गई। तो ब्रिटिशर्स ने 1613 में पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में पहली फैक्ट्री बना ली गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। उसके बाद अंग्रेज़ों के आने के बाद जब आए जहांगीर की कोर्ट में, विलियम हॉकिंस के बाद एक महानुभाव और आए थे जिनको बोला जाता है सर थॉमस रॉय, मुगल एम्परर की कोर्ट में आए। उन्होंने क्या किया कि फ्री ट्रेड और एग्जम्पशन फ्रॉम इनलैंड टोल, तो एक फरमान और इशू करवा लिया उन्होंने। ये थे ही तो अच्छे, तो थे ही, बात करने में तो अच्छे ही थे, दिखने में गोरे थे, तो हमारे लोग क्या तो थोड़े से अट्रैक्ट होते ही थे इनकी तरफ। तो और हमारे लोग थोड़ा सा कलर का इम्पैक्ट आता है ना, तो गोरों लोगों का कलर जो है, गोरों को देखते ही वैसे ही थोड़ा सा इम्पैक्ट चेंज हो जाता था। इनको क्या किया, एक फरमान और इशू करवा लिया कि फ्री ट्रेड, जहाँ पे भी मुगल एम्परर था, जितनी भी जगह पे मुगल शासन चलता था, वहाँ पे इनको फ्री ट्रेड की परमिशन ले ली और एग्जम्पशन ले लिया। इनलैंड टोल पे जो टोल वगैरह लगते थे, ब्रिटिशर्स ने अपने परमिशन ले ली कि सर हम टोल नहीं देंगे। तो ये सारी परमिशंस उन्होंने धीरे धीरे करके कम करते चले गए। वो अपना जो टैक्स देते थे, जो टोल देते थे, जो ट्रेडिंग करते थे उसके ऊपर पैसा देना पड़ता था, उन चीज़ों ने उन्होंने फ्री करवा लिया। तो 1616 में फैक्ट्री लगाई इन्होंने मसूलीपट्टनम में, और 1632 में इन्होंने गोलकांडा जो किंगडम था, गोलकांडा किंगडम था, वहाँ पे वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भी इनको परमिशन दे दी थी कि ट्रेड करने की। तो वहाँ पे इन्होंने भी अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे जो इनकी ट्रेडिंग थी पूरे इंडिया के अंदर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जहाँ मुगल शासन था वहाँ भी ट्रेडिंग करने लगे थे, और ये जो साउथ के अंदर गोलकांडा किंगडम है, यहाँ पे भी उन्होंने परमिशन ले ली थी। तो 1651 में नवाब बंगाल जो थे, 1651 के अंदर बंगाल के नवाब ने भी इनको परमिशन दे दी थी, लेकिन उन्होंने फ्री ट्रेड की परमिशन नहीं दी थी, कुछ ड्यूटी पे करते थे। आफ्टर पेइंग सम ड्यूटी ये लोग उनको फिर परमिशन देते थे। बंगाल में भी इन्होंने परमिशन ले ली, लेकिन उनको वहाँ पे पैसा देना पड़ता था, इस वजह से थोड़ा सा ये परेशान रहते थे कि हमें पैसा क्यों देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, 1691 में एक रॉयल फरमान इशू करवाया मुगल एम्परर से। उस एम्परर उस फरमान के अंदर क्या था कि बंगाल के अंदर भी इन्होंने राजा से फ्री ट्रेड की परमिशन ले ली थी। तो बंगाल के अंदर चलता था, किसका शासन चलता था, चलता तो मुगल एम्परर का ही था। तो वहाँ पे जो बंगाल में जो स्वाजुद्दीन जो नवाब थे, वहाँ के नवाब थे, कि उन्होंने अपॉइंट कर रखा था मुगल एम्परर ने। जो नवाब जो थे उनसे उनसे बात नहीं बनी, तो इन्होंने क्या किया, मुगल एम्परर के पास गए और उनसे फ्री ट्रेड की परमिशन ले आए। अब बोले कि बेटा अब क्या करेगा, कि बोला तूने मना कर दिया तो क्या, आज पहुँच गए ऊपर वाले के पास पहुँच गए, और ऊपर वाले ने जब हाँ कर दी तो नीचे वाला अब क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ से शुरुआत होती है। 1757 में जो युद्ध हुआ था, झांसी जो नाम की जो जगह है, यहाँ पे सिराजुद्दौला ने बैटल हुई थी, यहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती। क्योंकि ये परेशान हो जाता कि बंगाल का जो ट्रेड था उसके अंदर जो इसको पैसा मिलता था, उनको फ्री ट्रेड का परमिशन दे दिया, ऊपर से परमिशन मिल गया, तो वो परेशान रहता था।
1662 में बॉम्बे एज ए डोरी रिसीव किया गया। पुर्तगाली जो राजा थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो राजकुमार थे इनकी शादी हुई थी, तो इनमें डोरी की देखो पहले से ही प्रथा चल रही है, हमारे अंदर ही नहीं है ये प्रथा, अंग्रेज़ों के अंदर भी है। ये लोग डोरी के अंदर पूरा बॉम्बे शहर दे दिया था, जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं, वो बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर है, जो पूरा डोरी के अंदर पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दे दिया था। हालांकि प्रेशर था उनके ऊपर कि भाई उनकी सत्ता चली गई थी, वहाँ से खदेड़ दिया गया था, वहाँ पे उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, गोवा था, दमन द्वीप में वो कंसाइज हो गए थे। तो ये छोटी छोटी जगह थी, उनको बचाने के लिए ये लोग अब इस तरीके से शादियाँ भी करते थे कि आपस में एक दूसरे पर अटैक ना करें ताकि। 1717 में एक रॉयल फरमान और इशू करवाया मुगल एम्पर फ्रॉम फारुखशियार ट्रेड कंसेशन के लिए। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बहुत सारी परमिशंस फ्री में ले ली, मतलब कि बहुत सारे एग्जम्पशंस जो थे इनको दे दिए गए, फ्री ट्रेड के लिए पॉलिसीज़ बना दी गई इनके लिए, हर मतलब कि व्यापार में इन्हें बहुत सारी छूट दे दी गई। तो यहाँ से जो है हमारे लोगों को परेशानियाँ शुरू हो गई थी, हमारे लोग परेशान होने लग गए थे। ये जो फारुखशियार की जो बात कर रहे हैं ये थोड़ा सरफिरा, मुग़ल एम्परर जो थे औरंगज़ेब के बाद फारुखशियार आए थे, तो उन्होंने वो थोड़े सरफिरे और थोड़े पागल थे, तो उन्होंने इनको परमिशन दे दी। वो इतने मतलब इफेक्टिव भी नहीं थे, औरंगज़ेब के बाद जो शासन आए उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग इंडिया के अंदर दबदबा रहा ही नहीं मुग़ल एम्परर्स का। सो ये इतने कमज़ोर थे, इन्होंने क्या किया कि वो अंग्रेज़ों को सारी परमिशन दे दी। धीरे धीरे हमारे लोग परेशान होने लग गए, उनको पैसे बनाने की परमिशन भी दे दी, अपने ही पैसे बना के वो लोग इंडिया के अंदर व्यापार करेंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे हमारे लोगों की परेशानियाँ बढ़नी शुरू हो गई और धीरे धीरे लोग उनके अगेंस्ट जाने लग गए। तो फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत होती है। तो देखो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी बच्चों, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Who among the following European were the last to came pre-independence India as traders? So यूरोपियंस में से सबसे लास्ट में कौन आया था? तो सबसे लास्ट में कौन आया, हम बात करते हैं डच जो आए 1602 में, उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी 1605 में मसूलीपट्टनम में और 1615 में लगाई थी दूसरी फैक्ट्री। तो डच कब आए? 1602 में आए। उसके बाद कौन आया? ब्रिटिशर्स आए 1600 में और उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। सूरत 1609 में उनको परमिशन मिली थी, 1613 में फैक्ट्री एस्टेब्लिश उन्होंने कर ली थी। उसके बाद आए फ्रेंच, मैं क्रोनोलॉजिकल नहीं बता रहा हूँ इनको, इनका डेट मैंने बता दिया। 1664 में फर्स्ट फैक्ट्री लगाई किसने? 1664 में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई और दूसरी उन्होंने लगाई 1668 में सूरत में। जो फ्रेंच जो आए थे 1664 में आए थे और पहली फैक्ट्री लगाई थी, सॉरी 1668 में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई, 1664 में आए। जो सबसे लास्ट कौन आया? उसके बाद पोर्तुगीज़ जो थे, पोर्तुगीज़ 1498 में आए। तो ये आपके सामने मैंने क्रोनोलॉजी दे दी है, इसमें से देख लो कि कौन सबसे लास्ट में आए। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए, पोर्तुगीज़ सबसे पहले आए, फिर ब्रिटिश आए, देन डच आए। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग। इसके अंदर हमें दे रखा है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सोइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसमें तीन स्टेटमेंट दे रखी है। दूसरी स्टेटमेंट है यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर और तीसरी स्टेटमेंट है कंसोलिडेशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज। सो व्हाट आर द अबव इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय द इंग्लिश के द्वारा कौन कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी? विच ऑफ द अबव वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द इंग्लिश। तो कौन कौन सी इंट्रोड्यूस की गई थी? देखो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखी है, असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सोइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ये जो असेसमेंट है ये आज से, अंग्रेजों के टाइम से नहीं थी, ये पहले से ही एंशियंट जो हिस्ट्री पढ़ोगे उसके अंदर से ही पहले से ही ये शुरू हो रखा है कि असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द सोइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के बेसिस पे पहले से होता था। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या? यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वारफेयर। वारफेयर के अंदर अंग्रेज ही यूज़ नहीं करते थे, उससे पहले बाबर ने भी यूज़ की थी, याद करो। अगर मिडाइवल में पढ़ोगे तो बाबर ने तोप का यूज़ किया है ना, तो सबसे पहले बाबर ने तोप का यूज़ किया है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ऑप्शंस को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करो, मतलब पहला दूसरा ऑप्शन हमारे चले गए,
तो जिस ऑप्शन में पहला और दूसरा है वो तो हमारे नहीं होंगे, मतलब ये भी गया और ये भी गया, अब तीसरा बचा है 2 एंड 3 ओनली, मतलब ये भी गया, दूसरा भी नहीं है ना, 2 एंड 3 ओनली, बच गया क्या, नन ऑफ दीज। वैसे तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिली। हमने डिस्कस किया कि कौन कौन कंट्री के अंदर क्या क्या लेके आया था, तो पुर्तगाली जो थे वो लेके आए थे टोबैको और रेड चिली, तो ये ऑप्शन भी गया, तो आंसर क्या होगा हमारा, नन ऑफ दीज। वैसे पहले दो स्टेटमेंट से भी हमारा आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती है, तो ऑप्शन को करके भी हम लोग कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी किसके टाइम पे लगाई थी, ये हमने पहले स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है। सो इसका आंसर क्या होगा, बी, जहांगीर के टाइम में पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी। 1609 में परमिशन दे दी थी जहांगीर ने, और 1613 में ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली थी सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो मैंने पढ़ाया उन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड और फोर्ट सेंट एंग्लो। देखो फोर्ट विलियम जो था 1700 में कलकत्ता में बनाया था अंग्रेज़ों ने, ठीक है। दूसरा फोर्ट था फोर्ट सेंट जॉर्ज 1664 में चेन्नई में बनाया था, और फोर्ट सेंट डेविड 1690 में मराठाज ने अंग्रेज़ों को दे दिया था। 1690 में मराठाज ने अंग्रेज़ों को बेच दिया था फोर्ट सेंट डेविड को। और डी है फोर्ट सेंट एंग्लो, 1505 में जो फर्स्ट पोर्तुगीज़ फोर्ट था वो कन्नौर में केरला में बनाया था। किसने बनाया था, 1613 में। इन द ईयर 1613 वेयर वाज द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप ए फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। तो 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ परमिशन दी गई थी, ये हमने पढ़ा है कि जहांगीर के टाइम में परमिशन 1609 में दी थी, और 1613 में उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी थी। कहाँ पे, सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड। तो कौन आया बच्चों, पुर्तगाली आए थे। कौन आया, पुर्तगाली आए थे, पुर्तगीज़। वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे 1498 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड ए परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत इन द ईयर। परमानेंट फैक्ट्री उन्होंने कब बना दी थी, 1613 में फैक्ट्री बना दी थी, 1609 में उनको परमिशन मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे वाज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश फ्रॉम द पोर्तुगीज इन द ईयर। बॉम्बे कब, अभी मैंने बताया कि डोरी में बॉम्बे दे दिया गया था, कब, 1661 में। किन्होंने, पुर्तगालीज़ ने। किसको दिया, ब्रिटिशर्स को। इनके बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स फर्स्ट केम टू इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड फर्स्ट केम टू इंडिया। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, पोर्तुगीज़, इंग्लिश, डच और फ्रेंच। इसका आंसर हमने बताया कि मुगल एम्परर जो था, फर्स्ट ट्रेडर फर्स्ट केम टू इंडिया, कौन थे, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो आप लोगों को बताया मैंने कि 1498 में वास्को डी गामा ने सी रूट ढूंढ लिया था इंडिया के लिए, और वो कालीकट में जैमोरिन राजा से परमिशन लेके उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन 1717 हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर हैज़ इशूड द रॉयल फरमान। जो फरमान इशू किया था, किस मुगल एम्परर ने किया था। अलाउ द बिजनेस प्रिविलेज टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको दे दिए थे, फ्री ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दी थी। तो कौन था, फारूक शाह। डी ऑप्शन होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ड्यूरिंग हुज राइन डिड सर थॉमस रॉय हैव रेगुलर अटेंडेंट एट द मुगल कोर्ट। कमर्शियल प्रिविलेजेस। आपको मैंने बताया था सर थॉमस रॉय जहांगीर के दरबार में आए थे, और उन्होंने, वो रेगुलर आते रहते थे उनके दरबार में, और उन्होंने कमर्शियल ट्रेड के लिए परमिशन ली थी। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप ए सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। तो सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया के अंदर सी रूट से सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में वास्को डी गामा आए, उन्होंने सबसे पहले सी रूट ढूंढा था, और वहीं से आके उन्होंने अपना ट्रेड शुरू कर दिया था 1498 में।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस, ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लेना और इनको देख भी लेना, मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा मोशंस एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, या आप लोग मोशंस एकेडमी की वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं, www.motionsacademy.in है, उसके ऊपर आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। अगर एप्लीकेशन में जाओगे तो सारी डिटेल में ये स्लाइड मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग स्लाइड्स नहीं डालते हैं, लेकिन आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप लोग डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशंस द डच एस्टेब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट, तो मसूलीपट्टनम, पुलिकट, कासिम बाजार, कोचीन, कहाँ पे सबसे पहले दो ही कॉमन प्लेसेस होते थे फैक्ट्री सेटअप करने के, सूरत और मसूलीपट्टनम। तो डच आए थे, उन्होंने 1605 में सबसे पहले फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम में,